हाँ जी बच्चों, लास्ट टाइम कर दे प्रोग्राम और प्रोग्राम में हमारे पास 8 या 10 क्वेश्चन पेंडिंग यहाँ पर है। उसको बाद में करते हैं। वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों हमारे पास नया चैप्टर है आज के लिए यहाँ पर, लास्ट कॉर्नर। नया चैप्टर बच्चों हमारे पास है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझिए यहाँ पर, ये चैप्टर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में एग्जिस्ट यहाँ पर करता है। रियल लाइफ में कोई भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो भी इस्तेमाल होता है वो थ्योरी में होकर यहाँ पर चलता है। थ्योरी मतलब आपस में वर्बली। देखिए बात, which exist only in theory, which exist only in theory। बच्चों थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का हमारे पास होता है। पहला डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों पहले टाइप में अब दो चैप्टर यहां पढ़ोगे। पहला बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पहला बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस में हमारे पास आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस में हमारे पास आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों तीन तरह टॉपिक आपके पास कवर है। कंटिन्यूअस में नॉर्मल के अलावा भी होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, जेड डिस्ट्रीब्यूशन। पर जो लास्ट जो थ्री है ये आपके सिलेबस का पार्ट यहाँ पर नहीं है। आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या कवर होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पर कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, ऑप्शन के अंदर दे देता है टी एफ जेड, तो एक आइडिया आपको हो जाएगा कि हमारे पास एक कंटिन्यूस का पार्ट है और अपने आप में हम कोई टॉपिक पढ़ के यहाँ पर नहीं चल रहे। हमें इस चैप्टर के अंदर तीन टॉपिक पढ़ के चलने हैं। पहला आपके पास बायनॉमियल, दूसरा आपके पास पॉइसन और तीसरा आपके पास यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों बात समझे, यहाँ पर जो पहला हमारे पास है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये अप्लाई होता है डिस्क्रीट वेरिएबल पर। ये अप्लाई होता है डिस्क्रीट वेरिएबल पर और कंटिन्यूअस अप्लाई होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल पर। पहला अप्लाई होता है डिस्क्रीट वेरिएबल पर, दूसरा अप्लाई होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल पर। बच्चों हमारे पास पहले में एक फंक्शन आएगा और उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मास फंक्शन। उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मास फंक्शन कह के यहां पर चलते हैं। दूसरे में भी
एक फंक्शन आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी फंक्शन कह के यहां पर चलते हैं। पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, मास फंक्शन, दूसरे वाले को हम क्या बोलते हैं यहां पर, डेंसिटी फंक्शन कह के यहां पर चलते हैं। अब बात सुनना ध्यान से, इसमें वो चीजें ऐसी हैं जो अभी आपको समझ में यहां पर नहीं आ रही है, ठीक है। धीरे धीरे सारी बातें यहां पर क्लियर हो जाएंगी। बच्चों मान लो आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ गोल इन अ फुटबॉल मैच, नंबर ऑफ गोल इन अ फुटबॉल मैच, तो आपका जवाब क्या होगा? आप बोलोगे कि हमारे पास या तो गोल नहीं होंगे, समझते बात यहां पर, या एक गोल होगा, 2 3 4 5 7 8 9 10, क्या आप ऐसे बोलोगे 4.5 गोल होंगे यहां पर? पॉसिबल यहां पर नहीं है। एक पूरी कंप्लीट वैल्यू आपके पास यहां पर होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल कह के यहां पर चलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल कह के यहां पर चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं टेम्परेचर इन अ डे, एक दिन के दौरान कितना टेम्परेचर है, तो आप ये कहोगे कि भाई पूरे दिन में जो टेम्परेचर था वो हमारे पास 30 डिग्री यहां पर था। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। पूरे दिन का टेम्परेचर आपके पास क्या होता है, बदलता रहता है। मान लो मिनिमम टेम्परेचर आपके पास 17 है, मैक्सिमम हमारे पास 30 है। अब 17 से 30 बच्चों आपके पास क्या होगी, एक यहाँ पर रेंज। पूरे दिन के दौरान जो टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट करके यहाँ पर चलता है। 17.5 भी पॉसिबल है, 18 भी पॉसिबल है, 18.9 भी पॉसिबल है, 23 भी पॉसिबल है, 30 और भी आपके पास यहाँ पर पॉसिबल है। इसको आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, कंटिन्यूअस वेरिएबल कह के यहाँ पर चलते हैं। आरी बात यहाँ पर, तो जो आपका पहला फंक्शन है वो अप्लाई कहाँ पर होगा, डिस्क्रीट वेरिएबल पर, और जो दूसरा फंक्शन है वो कहाँ अप्लाई होगा, कंटिन्यूअस वेरिएबल पर। सिंपल शब्दों में कंटिन्यूअस वेरिएबल आपके पास क्या होता है, एक रेंज होके यहाँ पर चलती है। जैसे आप लोग की हाइट हो गया, बच्चों आप लोग की हाइट क्या हमेशा 5 फुट होगी यहाँ पर, नहीं, ज़्यादा भी होती है और कम भी होके यहाँ पर चलती है। मतलब 5 फुट 12 इंच, 5 फुट 8 इंच, मेरी बात सुनिए यहाँ पर। तो यहाँ पर डेसिबल के अंदर एक रेंज में आपका आंसर आके यहाँ पर चलता है। तो जहाँ पे रेंज दिया होगा उसको आप क्या बोलते हो, कंटिन्यूअस वेरिएबल। जहाँ पे एक आइसोलेट वैल्यू है, भाई आपसे पूछा गया कितने गोल हुए यहाँ पर, आप क्या बोले 5 गोल हो गए। आप ये नहीं कहते 5 से 7 गोल हुए, एक एग्जैक्ट आंसर आपको देना होगा। 5 गोल होके यहाँ पर चल रहे हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, डिस्क्रीट वेरिएबल कह के यहाँ पर चलते हैं। डन बच्चे, यहाँ पर किसी बच्चे डाउट, इतना हो जाएगा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इसमें से कई बातें ऐसी हैं जो भी आपको समझ में नहीं आई होंगी। जैसे मास फंक्शन क्या होता है, डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, ये जैसे जैसे हम टॉपिक आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे बच्चों आपको सारी बातें क्लियर यहाँ पर हो जाएंगी कि मास फंक्शन क्या है या फिर डेंसिटी क्या है। फिलहाल अभी आपको जो बात समझ में आई होगी वो बातें यहाँ पर क्या है, एक जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो थ्योरी में एग्जिस्ट यहाँ पर करता है, रियल लाइफ में कोई यूज यहाँ पर नहीं है। सेकेंडली ये दो प्रकार का आपके पास होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। थर्ड जो डिस्क्रीट है वो कहाँ अप्लाई होगा, जब वेरिएबल आपके पास कौन सा है, डिस्क्रीट। जो कंटिन्यूअस है वो कहाँ अप्लाई होगा, जब वेरिएबल आपके पास क्या है, कंटिन्यूअस। फोर्थ जो डिस्क्रीट वेरिएबल है उसका मतलब आपके पास क्या होगा, एक सिंगल आइसोलेट वैल्यू। और जो कंटिन्यूअस वेरिएबल है वो आपके पास क्या बन जाएगा, एक रेंज में वैल्यू फॉलो करनी चाहिए, जिसको आप क्या बोलते हो, कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या क्या यहाँ पर चलते हैं। तो बच्चे यहाँ पर ये 4 बातें मेरा मानना आपको समझ आ चुकी होगी। पांचवा जो आपका पहली टाइप है उसमें 2 टॉपिक आपके पास आएंगे, बाइनोमियल और पॉइसन। जो दूसरी टाइप है उसमें एक ही टॉपिक आपके पास आएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो बात समझ नहीं आई होगी कि ये फंक्शन का मतलब क्या है, मास फंक्शन और जो डेंसिटी फंक्शन है इसका मतलब क्या है। डन बच्चे, यहाँ तक फिर डाउन आगे बढ़े यहाँ पर, ये हो गया बच्चों नोट डाउन, ऑल डन। चलिए पहला टॉपिक, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पहला टॉपिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पहला पॉइंट,
It is also known as Bernoulli distribution. It is also known as Bernoulli distribution and was given by James Bernoulli in 17th century. तो बच्चों जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ये लगभग आपके पास 450 साल पुराना टॉपिक आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो हम क्या बोलते हैं, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या यहाँ पर चलते हैं और किसने प्रोवाइड किया था, जेम्स बर्नौली प्रोवाइड यहाँ पर किया था। पॉइंट नंबर 2 कंडीशन। पॉइंट नंबर 2 कंडीशन। पहली कंडीशन, it is applicable where an event has only two outcomes, that is सक्सेस एंड फेलियर। बच्चों जहां पर एक इवेंट के दो ही आउटकम पॉसिबल है, आउटकम आपके पास क्या होता है, रिजल्ट। आउटकम क्या होता है, रिजल्ट। जहां पर मेरे पास एक इवेंट के दो ही रिजल्ट पॉसिबल है, उसको आप वहां पर आप क्या अप्लाई करते हो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करके यहां पर चलते हो। मान लो आपने कॉइन को टॉस किया, आपने कॉइन को टॉस किया, टॉस करने पर आपको क्या मिलेगा, या तो हेड या फिर टेल, या तो हेड या फिर टेल। हमारे पास दो ही आउटकम पॉसिबल है, तो इन दैट केस आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करके यहाँ पर चल सकते हैं। सबसे बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 2, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी P, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी P एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर यानी Q remain constant in each trial, remain constant in each trial। हर ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हमेशा आपके पास क्या होगा, सेम होके यहाँ पर चलेगा। अगेन बच्चों मान लो एक कॉइन मेरे पास है, आपने पहली बार टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। आपने दूसरी बार टॉस किया, ठीक है, तब भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। आप तीसरी बार टॉस करो, तब भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। जब हम टॉस कर रहे हैं एक बार, दो बार, तीन बार, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायल। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायल। हमने इतनी बार कॉइन टॉस किया और हर बार हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि सेम है। हर बार प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि सेम है। अगर ऐसा है तो फिर आप थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर चल सकते हैं। डन बच्चे, यहाँ पर थर्ड कंडीशन, द नंबर ऑफ ट्रायल
यानी n इज फाइनाइट। जो नंबर ऑफ ट्रायल है वो आपके पास क्या है, फाइनाइट। फाइनाइट क्या होता है, जिसको काउंट किया जा सकता है। फाइनाइट क्या होता है, जिसको काउंट किया जा सकता है। भाई अगर आप कॉइन को टॉस करोगे 10 बार, 50 बार, 100 बार कर लोगे, पर ऐसा क्या पॉसिबल है एक कॉइन को आप 1 लाख बार टॉस कर रहे हो? बड़ा बच्चों अनरियलिस्टिक हो जाएगा कि एक कॉइन को आप 1 लाख बार टॉस करके यहाँ पर चल रहे हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट, यानी कि जिसको काउंट किया जा सकता है। फोर्थ, द result of the result of each trial is independent of other trial, is independent of other trial। हर बार जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो पिछले ट्रायल से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होके यहाँ पर चलेगा। बच्चों एक चीज बताओ, आज इंडिया में मैच है, टॉस हुआ यहाँ पर। अब पिछली बार इंडिया टॉस हार गया था, क्या इस बार भी इंडिया टॉस हारेगा? भाई पिछली बार हारा था तो इस बार भी हारना चाहिए, या पिछली बार हारा था इस बार जीतना चाहिए। क्या ऐसा कोई लॉजिक है यहाँ पर? नहीं। आप क्या बोलोगे, दोनों मैच अलग हैं, दोनों मैच अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब मेरी बात समझे यहाँ पर। तो अगर आपके पास जब पहली बार टॉस किया, मान लो जब पहली बार टॉस किया और उस समय हेड आ गया, जब आपने अगली बार टॉस किया तो अगली बार क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, टेल आना चाहिए, या कुछ भी आ सकता है। अब मेरी बात है यहाँ पर, आप क्या बोलो सर, कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। आपने तीसरी बार टॉस किया, अब बताओ बच्चों क्या आना चाहिए, अगेन कुछ भी आपके पास आ सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंडिपेंडेंट कह के यहाँ पर चलते हैं। डन बच्चे, यहाँ पर आप में से कई बच्चों की आज पहली क्लास है और मे बी उन बच्चों का मैथ का बैकग्राउंड यहाँ पर ना हो, ठीक है। तो बच्चों आपकी जो वर्ड प्रोबेबिलिटी है थोड़ी इसमें हल्की सी परेशानी होकर यहाँ पर चलेगी, तो आपको हल्का सा मैनेज करके यहाँ पर चलना है। अब मेरी बात समझिए यहाँ पर कि हमने इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर यहाँ पर किया हुआ है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। मैं आपको ये नहीं समझा सकता कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 कैसे आई है। हम इसको पूरा एक चैप्टर करके यहाँ पर आए हैं, तो मेरे लिए अब इस चैप्टर में आके थोड़ा मुश्किल यहाँ पर हो जाएगा। अब मेरी बात सुनिए यहाँ पर, उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। जब चैप्टर आप प्रोबेबिलिटी कर लोगे तो बच्चों ये पॉइंट भी आपका अपने आप में क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। अब मेरी बात समझिए यहाँ पर, तो बच्चों हमारे पास 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन कि हमारे पास जो इवेंट है उसके 2 ही रिजल्ट यहाँ पर पॉसिबल है, एक सक्सेस, दूसरा फेलियर। दूसरी कंडीशन बच्चों आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हर बार आपके पास क्या होगी, सेम होगी। तीसरा बच्चों कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल मेरे पास क्या होंगे, फाइनाइट, और हर ट्रायल का जो रिजल्ट है वो अपने आप में क्या होगा, इंडिपेंडेंट होकर यहाँ पर चलेगा। तो बच्चे यहाँ पर अब मेरे पास सुनना ध्यान से, इन 4 कंडीशन से मुझे 3 बातें मालूम चलती है, एक एन, पी और क्यू। एन, पी और क्यू, और इन्हीं 3 बातों के ऊपर पूरा वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। एन का बच्चों मतलब क्या था, नंबर ऑफ ट्रायल। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल। भाई आप सितंबर में एग्जाम दोगे, अगर पास नहीं हुए तो कब एग्जाम दोगे, जैन में। पास नहीं हुए तो कब एग्जाम दोगे, मई में। पास नहीं हुए तो एग्जाम कब दोगे, फिर से सितंबर में। इसको आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ ट्रायल। 3 बार एग्जाम दिया, 4 बार दिया, 5 बार दिया, 6 बार एग्जाम दिया। हर एग्जाम का रिजल्ट अपने आप में क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। हर एग्जाम के रिजल्ट की 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो पास या फिर फेल, सक्सेस या फिर फेलियर। डन बच्चे यहाँ पर, पी का मतलब क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्यों हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। क्यों बच्चों हमारे पास क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। डन बच्चों यहाँ पर, यहां तक कोई डाउट? पॉइंट नंबर 3, अभी आपके 2 ही पॉइंट यहां पर हुए हैं। पहला पॉइंट बच्चों आपके पास क्या था, इट इज गिवन बाय द जेम्स बर्नौली
और इसको आप क्या बोलते हैं, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी कह के यहाँ पर चलते हो। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या था, कंडीशन, और 4 तरह की कंडीशन हमारे पास यहाँ पर आई है। तो बच्चों यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 देखिए, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन is a discrete, binomial distribution is a discrete probability distribution. Binomial distribution is a discrete probability distribution. मतलब बच्चों चैप्टर की शुरुआत में मैंने क्या बोला था, जो डिस्क्रीट है उसका एक टाइप कौन सा मेरे पास होगा यहाँ पर, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जो डिस्क्रीट है उसकी एक टाइप कौन सी मेरे पास होगी यहाँ पर, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी बात को मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास कौन सा यहाँ पर है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। डन बच्चों, यहाँ पर पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 लिखिए, इट इज अ biparametric function. It is a it is a biparametric function. Biparametric का मतलब क्या हो गया, that is it has two parameters. It has two parameters n and p. इसके हमारे पास दो पैरामीटर होकर यहाँ पर चलते हैं, n और p. n बच्चों क्या था, नंबर ऑफ ट्रायल, p आपके पास क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। बच्चों बाई पैरामीट्रिक का बेसिकली मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास n और p की वैल्यू है, अगर मेरे पास n और p की वैल्यू है तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए आप उसको सॉल्व करके वहां पर चल सकते हैं। बात समझे यहाँ पर, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाई पैरामीट्रिक फंक्शन क्या क्या यहाँ पर चलते हैं। मैं इसको अलग तरीके बोल रहा हूँ बच्चों, बायनॉमियल के अंदर अगर मेरे पास कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है और मुझे उसको सॉल्व करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर दो वैल्यू का पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने ऊपर आपको क्या बोला था, 3 तरह के वेरिएबल मेरे पास है, मैं कह रहा हूँ वे तीनों की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 की वैल्यू चाहिए। कौन कौन सी यहाँ पर, n और p, और बायनॉमियल का हर क्वेश्चन सॉल्व किया यहाँ पर जा सकता है। बात समझे यहाँ पर, क्योंकि 2 वैल्यू चाहिए, 2 को हम क्या बोलते हैं, बाई, bi जब भी पढ़ो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर 2, यूनी क्या होता है uni का मतलब क्या होता है 1। कहीं पढ़ो अब यूनी, देखिए पढ़ते हैं यूनिटी क्या होता है 1, बाई क्या होता है हमेशा 2। तो जब मेरे पास 2 पैरामीटर है इसको हम क्या बोलेंगे, बाई पैरामीट्रिक फंक्शन क्या क्या यहाँ पर चलेंगे। पॉइंट नंबर 5, अगर बच्चों मीन हमें निकालना है मीन हमें निकालना है तो वैल्यू होती है n इंटू पी। मीन हमें निकालना है तो वैल्यू होती है n इंटू पी। n अगेन आपके पास क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रायल, p आपके पास क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। दोनों वैल्यू दी होगी, आपको n भी दिया होगा, आपको p भी दिया होगा, वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, आंसर निकाल के यहाँ पर चलना है। सेकेंडली अगर आपको निकालना है वेरियंस तो बच्चों फॉर्मूला होता है NP/Q। अगर वैल्यू निकालनी है वेरियंस, फॉर्मूला होता है NP/Q। अगर आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट NP/Q। फॉर्मूला होता है अंडर रूट NP/Q। बात सुनना ध्यान से, ये जो तीनों टॉपिक है
और जो तीनों फॉर्मूलाज हैं ओनली फॉर दिस टॉपिक, मतलब जिन बच्चों ने शुरुआत से ज्वाइन किया हुआ है, क्या बच्चों आप मीन, वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को पहले कहीं पढ़ चुके हो? कहां पढ़ा था आप लोगों ने? मेजर ऑफ टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, वहां पर अपने फॉर्मूलाज हैं। उस चैप्टर के अंदर कुछ और फॉर्मूलाज हैं जो आपकी यूनिवर्सल है। जब भी आपको एम निकालना होगा, एचडी निकालना होगा, वेरियंस निकालना होगा, तो जो आपने वहां पढ़ा था हमेशा उससे निकाल के वहां पर चलेंगे, ठीक है। पर अगर वो आपको कहता है कि बान्यूमल के अंदर मीन निकालना है, बान्यूमल में मीन निकालना है, उसका तरीका क्या बनेगा? एन इंटू पी। बान्यूमल में वेरियंस निकालना है, तरीका क्या बनेगा? एन इंटू पी इंटू क्यू। बान्यूमल के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तरीका क्या बनेगा? अंडर रूट एन पी क्यू। मेरी बात समझे यहां पर? पॉइंट नंबर 6, मीन इज ऑलवेज मोर देन वेरियंस। मीन इज ऑलवेज मोर देन वेरियंस। मीन की वैल्यू हमेशा वेरियंस से ज्यादा होती है। पॉइंट नंबर 7, binomial distribution is symmetrical when P equal to Q equal to 0.5. Binomial distribution is symmetrical when P equal to Q equal to 0.5. कहता है बाइनोमियल आपके पास क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा अगर P और Q की वैल्यू बराबर है। अगर P और Q की वैल्यू बराबर है, और किसके बराबर है? 0.5 के। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? तो जो मेरे पास एक शेप होती है, ये मान लो मेरे पास शेप है, ठीक है। अगर मैं इसको दो हिस्सों में बांटता हूं, मैं इस शेप को दो हिस्सों में बांटता हूं, जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो उतना ही है राइट वाले के बराबर, यानी कि दोनों हिस्से आपके पास यानी कि दोनों हिस्से आपके पास बराबर बढ़ के यहाँ पर चल रहे हैं। दोनों हिस्से आपके पास बराबर बढ़ के चल रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर सिमेट्रिकल कह के यहाँ पर चलते हैं। अगर दोनों हिस्से बराबर ना बढ़े, अगर दोनों हिस्से बराबर ना बढ़े, उसको आप क्या बोलते हैं? यहाँ पर असिमेट्रिकल कह के यहाँ पर चलते हैं। आप में से मेरा कोई बच्चा है जिसने बीकॉम किया हुआ है? आफ्टर बीकॉम, ये सारे फाउंडेशन के बाद ही है बच्चों। बीकॉम में सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट आपके पास आता है स्टैटिस्टिक्स, उसमें चैप्टर आपके पास आता है स्क्यूनेस, जो बच्चे वहां पे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। एक चैप्टर आपके पास आता है स्क्यूनेस, वहां आप पढ़ते हो कि सिमेट्रिकल क्या होता है और सिमेट्रिकल क्या होकर यहाँ पर चलता है। ये हमारे सिलेबस का पार्ट यहाँ पर नहीं है, बस थ्योरी के अंदर पॉइंट आपको दिया हुआ है कि अगर पी और क्यू की वैल्यू, पी और क्यू की वैल्यू 0.5 है, तो इन दैट केस हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? सिमेट्रिकल होके यहाँ पर चलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे? असिमेट्रिकल कह के यहाँ पर चलेंगे। तो बच्चे यहाँ पर फिलहाल मेरे पास बच्चों 7 पॉइंट यहाँ पर आए हैं। इन 7 में से कई पॉइंट आपके पास थ्योरेटिकल है और कई पॉइंट आपके पास यहाँ पर प्रैक्टिकल है। थ्योरी का पॉइंट, पहला पॉइंट आपका थ्योरी का था कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोवाइड किसने किया? यहाँ पर जेम्स बर्नौली ने, और इसको हम क्या बोलते हैं? बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या किया यहाँ पर चलते हैं। दूसरा बच्चों अगेन थ्योरी का पॉइंट आपके पास था कंडीशन, 4 तरह कंडीशन आपके पास है। देयर शुड बी ओनली 2 रिजल्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, दोनों क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। नंबर ऑफ ट्रायल आपके पास क्या होना चाहिए? फाइनाइट। हर ट्रायल का रिजल्ट अपने आप में क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना यहाँ पर चाहिए। तीसरा पॉइंट अगेन थ्योरेटिकल आपके पास है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बाई पैरामीट्रिक होकर यहाँ पर चलता है, और इसके 2 पैरामीटर आपके पास आएंगे, एन और पी। चौथा पॉइंट बच्चों आपका प्रैक्टिकल है, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एनपी। वेरियंस निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एनपी क्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अंडर रूट एनपी क्यू। पांचवा फॉर्मूला, ये 5 था, वो था बीच में बाइनोमियल आपके पास क्या था? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर थ्योरी में है। देन पॉइंट नंबर 6, ये बच्चों थ्योरी पॉइंट है, मीन मोर देन वेरियंस।
मीन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, वेरिएंस से ज्यादा। और छठा सातवां पॉइंट बच्चों आपका थ्योरेटिकल के अंदर है कि अगर P इक्वल टू Q इक्वल टू 0.5 है तो बाइनोमियल आपके पास क्या होगा, सिमेट्रिकल होके यहाँ पर चलेगा। डन बच्चे यहाँ पर। तो 7 पॉइंट में से एक ही पॉइंट आपका प्रैक्टिकल है, बाकी सारे पॉइंट यहाँ पर थ्योरी के हैं। और बच्चों सारे पॉइंट आपके एग्जाम में आके यहाँ पर चलते हैं। डन बच्चे यहाँ पर। एक एग्जाम्पल लिखिए, बच्चों मान लो P की वैल्यू है 3/4, P की वैल्यू है 3/4, Q की वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है। P की वैल्यू है 3/4, Q की वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है। अब इसको एक बार रीड करो। P बच्चों आपके पास क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहां पर था। रीड कैसे करना है, चार में से कितनी बार सफल हो रहे हैं, 3 बार। चार में से कितनी बार सफल हो रहे हैं, 3 बार। कितनी बार फेल हो रहे होंगे, 1 बार। तो 4 में से कितनी बार फेल हो रहे हैं, 1 बार। ये बच्चों आपके पास क्या बन जाएगा, क्यों आपके लिए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। डन बच्चों यहाँ पर। इस प्रकार कि दोनों का टोटल हमेशा क्या होता है, 1। दोनों का टोटल हमेशा आपके पास क्या होगा, 1। बात समझिए यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर का सम हमेशा क्या होता है, 1। आप ये भी कह सकते हो P की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस Q, और Q की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस P। डन बच्चे यहाँ पर। Q की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस P। अच्छा बच्चों आपके पास Q दिया हुआ है 4/5, Q दिया हुआ है 4/5, यानी 5 में से कितनी बार फेल हो रहे हैं, 4 बार। तो बच्चों सक्सेस हमारे पास कितनी बार आ जाएगा, 1 बार। तो बच्चों P की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर, 1/5। और डन, विदाउट यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लिखिए। कैलकुलेट mean and variance of the following distribution. Calculate mean and variance of the following distribution. बच्चों मान लो n की वैल्यू 6 है, p की वैल्यू 1/3 है, q की वैल्यू 2/3 है, और दो चीजें आपको निकालनी है, मीन और वेरिएंस। मीन और वेरिएंस। बच्चों मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एनपी। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एनपी। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एनपी क्यू। मीन का फॉर्मूला होता है एनपी, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, एनपी क्यू। तो बताओ बच्चों, एन की वैल्यू सेट्स, पी की वैल्यू 1/3, मीन हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 2, वेरिएंस 6 इंटू 1/3 इंटू 2/3, कितनी बच्चों वैल्यू आपके पास आ रही है, 4/3। और बच्चों 4/3 एक तरीके से क्या हो गया, 1.33। 4/3 एक तरीके से आपके पास क्या हो गया, 1.33। यानी बच्चों वेरिएंस हमारे पास आया 1.33। चल बच्चों यहाँ पर अब मुझे एक चीज बताओ, किसकी वैल्यू ज्यादा है, मीन की या वेरिएंस की, मीन की। और ये बच्चों पॉइंट 3 में आपके पास था, मीन इज ऑलवेज मोर देन वेरिएंस। आ रही बात है यहाँ पर, किसी बच्चों डाउट। बच्चों मान लो आपके पास दिया हुआ है n इक्वल टू सेट्स, p इक्वल टू 1/5, और मीन और वेरिएंस हमें यहां पर निकालना है। बच्चों क्यू की वैल्यू गिवन यहां पर नहीं है। क्या क्यू की वैल्यू आपको चाहिए, हाँ। क्या क्यू की वैल्यू आप अपने आप पता कर सकते हो, हाँ। कैसे, 5 में से कितनी बार सक्सेस यहां पर हुआ है, 1 बार। तो कितनी बार फेल हुआ होगा, कितनी बार फेल हुआ होगा, 4 बार। तो बच्चों क्यू की वैल्यू कितनी आपके पास आ जाएगी, 4/5। डन बच्चों यहाँ पर। अच्छा वर्ष सुनो मेरी बात एक बार, आपको क्यू की वैल्यू नहीं मालूम थी, सपोज करो क्यू की वैल्यू यहाँ पर नहीं मालूम है, क्या मीन आपके पास आ जाएगा, हाँ। 6 इंटू 1/5, 6/5,
डन। क्या बच्चों वेरिएंस आपके पास आ जाएगा? हाँ, कैसे? 6 इंटू 1/5, क्यू की वैल्यू आपको नहीं मालूम, क्या अपने आप निकाल लोगे? निकाल लोगे। यहाँ पर कितनी वैल्यू निकाल लोगे? 4/5। यानी आपको दो ही वैल्यू मालूम थी, आपको दो ही वैल्यू मालूम थी, कौन सी? यहाँ पर एन और पी, और उसके बाद आपने मीन और वेरिएंस दोनों की वैल्यू पता यहाँ पर कर ली। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बाई पैरामीट्रिक फंक्शन कह के यहाँ पर चलते हैं कि यार आपके पास एन और पी की वैल्यू है, आपको जो बोलेगा वो वैल्यू पता यहाँ पर आप कर सकते हैं। डन बच्चों? यहाँ पर किसी बच्चों डाउट? तो क्यों बच्चों हमारे पास कितना हो गया? 4/5। डन बच्चों? यहाँ पर थर्ड केस, अगर मान लो मीन दिया हुआ है 6, वेरिएंस दिया हुआ है 4। अब आपको मीन और वेरिएंस निकालना नहीं है, दिया हुआ मीन दिया हुआ है 6, वेरिएंस दिया हुआ है 4। आपको एन, पी और क्यू की वैल्यू यहां पर निकालनी है। आपको एन, पी और क्यू की वैल्यू यहां पर निकालनी है। बताओ बच्चों कैसे सॉल्व करोगे? मीन हमारे पास क्या होता है? एनपी। वेरिएंस क्या होता है? एनपी क्यू। मीन क्या होता है? एनपी। वेरिएंस क्या होता है? एनपी क्यू। क्या मैं कह सकता हूं कि एनपी की वैल्यू 6 यहां पर है? अगर एनपी की वैल्यू 6 है तो एनपी क्यू में जो एनपी है उसको आप कह सकते हैं यहां पर 6 क्यू इक्वल टू 4। डन बच्चे? यहां पर इसमें कोई डाउट? बात आ रही है यहां पर? तो क्यू की वैल्यू क्या होगी? 4/6। क्यू हमारे पास कितना आ जाएगा? 2/3। क्यू बच्चों हमारे पास क्या बन जाएगा? 2/3। और आप क्या बोलोगे? 3 में से कितनी बार फेल हो रहा है? 2 बार। तो कितनी बार सक्सेस हो रहा है? 1 बार। 1/3। कितनी बार सक्सेस हो रहा है? 1/3। क्यू आपके पास आ चुका है, पी आपके पास आ चुका है। पी की वैल्यू 1/3, क्यू की वैल्यू 2/3। बच्चों कौन सी वैल्यू बची है आपके पास यहाँ पर? एन। अब एन के लिए आपको मालूम है एनपी इक्वल टू 6 है और पी की वैल्यू 1/3 है, तो एन इक्वल टू कितना आपके पास आ जाएगा? 18। चल बच्चे यहाँ पर ऐसे एग्जाम बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको मीन वेरिएंस निकालना होगा या आपको रिवर्स चलना होगा। बात समझे यहाँ पर? तो बच्चों एन की वैल्यू कितनी मेरे पास आ गई यहाँ पर? 18। बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट? कितना हो जाएगा? अब बच्चों यहाँ पर एक मेरे पास ट्रिक भी है तो हमने अभी समझा, ये प्रॉपर सोल्यूशन था। जो हमने अभी समझा ये प्रॉपर सोल्यूशन था। ये बच्चों हो गया नोट डाउन? सीधे बैठ जाओ बच्चे, सोफा नहीं है। अगर ऐसे बैठना है आप घर बैठे ना, लाइव क्लास देख रहा हूँ आपको। जो बच्चे लाइव बैठे हुए हैं ये ऐसे बैठते हैं, इधर चिप्स, इधर कोल्ड ड्रिंक, इधर दूध, इधर खाना, साथ साथ नोटिंग चल रही है। बात समझे? यहाँ पर उधर फेसबुक चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, इंस्टा चल रहा है, वहां आपके प्रॉपर इंजॉयमेंट हो जाएगी। असल में बच्चों बात ध्यान सुनो। अगर ट्रिक हमारे पास क्या है? क्यू की वैल्यू डायरेक्ट वेरिएंस अपॉन मीन। क्यू की वैल्यू डायरेक्ट वेरिएंस अपॉन मीन। चेक करो बच्चों, वेरिएंस की वैल्यू क्या थी? 4। मीन की वैल्यू क्या है? 6। वेरिएंस की वैल्यू क्या है? 4। मीन की वैल्यू क्या है? 6 यहाँ पर। तो क्यों मेरे पास कितना आ गया? 2/3। बात समझिए? यहाँ पर दो तरीके आपके पास है, एक प्रॉपर सोल्यूशन हो गया और एक यहाँ पे ट्रिक आपके पास होगी शॉर्टकट कि क्यों हमारे पास क्या होगा? वेरिएंस अपॉन मीन। अच्छा क्यों आपके पास आ गया, बी तो आ ही जाएगा। सी में 2 बार फेलियर है तो सक्सेस हमारे पास कितनी बार होगा? 1 बार। बच्चों एन निकालने के लिए एक तरीका ये बनता है, ठीक है? एन निकालने के लिए एक तरीका ये बनता है और दो तरीका आपके पास क्या है? जो मीन की वैल्यू है, जो मीन की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो पी के रेसिप्रोकल से। जो मीन की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो पी के रेसिप्रोकल से। पी का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/1। कितनी वैल्यू आपके पास आ जाएगी? 18 आके यहाँ पर चलेगी। डन बच्चे? यहाँ पर तो दो तरीके आपके पास है आंसर निकालने के लिए। पहला तरीका थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, एग्जाम में टाइम हमारे लिए मैटर करके यहाँ पर चलता है।
पूरे तरीके के अंदर थोड़ा सा शुरू में आप अनकंफर्टेबल रहोगे सोचने के हिसाब से कि भाई क्यों मेरे पास क्या है, वेरियंस अपॉन मीन, और अगर n की वैल्यू निकालनी है तो मीन को मल्टीप्लाई कर दो p की पलटी से, मीन को मल्टीप्लाई कर दो p की वैल्यू की पलटी से, तो आपके पास आंसर यहाँ पर आ जाएगा। पर एक बार आपको आदत पड़ जाएगी तो काफी जल्दी आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे। डन बच्चों, यहाँ पर इतना हो जाएगा। आगे बढ़े यहाँ पर क्वेश्चन पॉइंट नंबर, अच्छा इसी में 1, 2 और 3 एक केस और नोट कर लो बच्चों। मीन हमें दिया हुआ है 16 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 3, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 3, और हमें एन, पी और क्यू की वैल्यू पता करनी है। एन, पी और क्यू की वैल्यू पता करनी है। डन बच्चों, यहां पर अब मैंने आपको क्या बोला था, डायरेक्ट ट्रिक हमारे पास क्या है, क्यू इक्वल टू वेरियंस अपॉन मीन, क्यू इक्वल टू वेरियंस अपॉन मीन। बच्चों मीन की वैल्यू कितनी मेरे पास यहां पर है, 16 यहां पर है। कौन सी वैल्यू मेरे पास नहीं है यहां पर, वेरियंस। आप सभी को मालूम है वेरियंस हमारे पास, वेरियंस हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। वेरियंस हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। वेरियंस इक्वल टू 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है। तो 9/16 कितनी वैल्यू आपके पास आ गई यहां पर, 3/4। आपने 3 पे कैंसिल किया, कैंसिल तो नहीं हो रहा बच्चों, हो तो रहा है। बताओ बच्चों कितनी वैल्यू आपके पास आई, 3/4। हाँ जी बताओ। अरे आ तो गई, ये 3 पे कैंसिल हो रहा है, ये 4 पे कैंसिल हो रहा है। नहीं, ध्यान में चीज का, मैं जल्दी करिए यहाँ पर। वैल्यू 9/16 आपस में कैंसिल होकर यहाँ पर नहीं चल रहा है। अच्छा बताओ पी की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर, 7/16 यहाँ पर। डन, पी की वैल्यू क्या बनेगी, 7/16, और एन हमारे पास क्या आएगा, 16 को मल्टीप्लाई करो 16/7, ये होगा ना, और 16 को मल्टीप्लाई करो 16/7, तो बच्चों n आपके पास यहां पर आ जाएगा। डन बच्चों, यहां पर हो जाएगा, कर लोगे। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8, कैलकुलेशन ऑफ मोड। बच्चों टेस्ट कब है, 10:15, 10:20, 10:30, तो बहुत टाइम। कैलकुलेशन ऑफ मोड, बच्चों मोड की वैल्यू हमें यहां पर निकालनी है। प्लीज मोड की वैल्यू हमें निकालनी है। मोड की वैल्यू निकालने के लिए पहला स्टेप बच्चों आपके पास क्या है, आप n+1 इंटू पी की वैल्यू निकालो। आप n+1 इंटू पी की वैल्यू यहां पर निकालो। इसके बाद जो वैल्यू आपके पास आएगी n+1 इंटू पी की जो वैल्यू आएगी, वैल्यू कम्स एट होल इंटीजर, या फिर वैल्यू कम्स इन फ्रैक्शन, वैल्यू कम्स इन फ्रैक्शन। या तो बच्चा वैल्यू पूरा एक इंटीजर होगा या आपको फ्रैक्शन में मिलेगी। अगर इंटीजर में है, अगर इंटीजर में है तो हमारे पास दो मोड होंगे। अगर इंटीजर में है तो हमारे पास दो मोड होंगे। अगर फ्रैक्शन में है तो एक ही मोड होके यहां पर चलेगा। अगर फ्रैक्शन में है एक ही मोड होके यहां पर चलेगा। दो मोड है, इसको हम क्या बोलते हैं यहां पर, बाई मोड।
इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, बाई मोड। सिंगल मोड है, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, यूनिमोड। सिंगल मोड है, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, यूनिमोड। चल बच्चों यहाँ पर समझते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मान लो आपके पास n+1 इंटू पी, n+1 इंटू पी की वैल्यू आई 9, n+1 इंटू पी की वैल्यू आई 9। 9 को आप क्या बोलोगे यहां पर, ऑल इंटीजर, जो फ्रैक्शन में नहीं है। सिंपल सी बात, जो फ्रैक्शन में नहीं है, जो डेसिमल में नहीं है, मैं 9.4 9.5 ऐसा कुछ हमारे पास यहां पर नहीं है, तो जो वैल्यू आपके पास आई वो और उससे एक कम, ये बच्चों हमारे लिए क्या बन जाएगा, मोड। 9 आपके पास आया ना, 9 और 9 से एक कम यानी कि 8, दो मोड हमारे पास यहां पर आ जाएंगे। सर बात नहीं समझे, मान लो n+1 इंटू पी की वैल्यू आ रही है 9.2, n+1 इंटू पी की वैल्यू आ रही है 9.2। बच्चों इसको आप क्या बोलोगे, फ्रैक्शन। इसको आप क्या बोलोगे, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन के अंदर एक ही आंसर आएगा, इट विल बी 9। फ्रैक्शन में जो डेसिमल पार्ट है उसको आप इग्नोर कर दोगे। फ्रैक्शन में जो डेसिमल पार्ट है उसको इग्नोर कर दोगे। इंटीजर में जो आपकी वैल्यू आई और उससे एक कम, वो हमेशा आपके लिए क्या बनेगा, मोड बन के यहाँ पर चलेगा। डन बच्चों। यहाँ पर अगर मान लो बच्चों वैल्यू आपके पास आ रही है 10.4, वैल्यू आपके पास आ रही है 10.4, ये बच्चों फ्रैक्शन में है या इंटीजर में है, फ्रैक्शन में, तो मोड मेरे पास कितना आ जाएगा, 10। मोड कितना मेरे पास आ जाएगा, 10। बच्चों मान लो वैल्यू आपके पास आ रही है 5, वैल्यू आपके पास आ रही है 5, बताइए मोड मेरे पास कितना आएगा, 5 and 4। बड़े बात यहाँ पर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बस आपको जो फॉर्मूलाज है वो याद होने यहाँ पर चाहिए। बच्चों मान लो वैल्यू आई है 9.8, हाँ जी वैल्यू आपके पास आई है 9.8। अब बताओ आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, 9। राउंड ऑफ मत कर देना, यहाँ पर 0.5 का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। अब मेरी बात समझे, हमें सीखा हुआ है कि अगर डेसिमल पार्ट 0.5 से ज्यादा हो तो हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ। बच्चों वो चीज अप्लाई करके यहाँ पर मत चलना। और डेसिमल पार्ट है जब 0.5 से ज्यादा हो, 0.5 से कम हो, उसको पूरा क्या कर दोगे, इग्नोर यहाँ पर कर दोगे, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ आंसर कौन सा बनेगा, विदाउट डेसिमल पार्ट बन के यहाँ पर चलेगा। डन बच्चों। यहाँ पर किसी बच्चों डाउट, पॉइंट नंबर 9। बच्चों मेरे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है जिसमें n की वैल्यू 4 है, p की वैल्यू 1/2, n की वैल्यू 4 है, p की वैल्यू 1/2 है। तो कई बार क्वेश्चंस के अंदर क्या लिखा होगा, p इन ब्रैकेट 4,1/2, p इन ब्रैकेट 4,1/2। बात समझे यहाँ पर, वो आपको ऐसे दे देगा b इन ब्रैकेट 4,1/2। जब ऐसे दिया हुआ है तो b का मतलब क्या हो गया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। 4 आपके पास क्या होगा, n, और 1/2 क्या बन जाएगा, p। मेरी बात समझिए यहाँ पर, अगर ऐसे दिया हो, मान लो b 5,1/3, 5,1/3। अब आपको पहचान कैसे होगी, भाई बाइनोमियल भी है, पॉइसन भी है, नॉर्मल भी है, तो पहचान कैसे आपके पास होगी, b फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स होते हैं। बाइनोमियल के दो पैरामीटर होते हैं, कौन कौन से, n और p। बाइनोमियल के दो पैरामीटर होते हैं, कौन कौन से, n और p। n की वैल्यू क्या होगी, 5, और p की वैल्यू क्या होगी, 1/3। डन बच्चों। यहां पर कितना हो जाएगा, पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 लिखे, f p इक्वल टू q इक्वल टू 0.5, f
P equal to Q equal to 0.5, then maximum value of variance equal to n by 4. Maximum value of variance equal to n by 4. अगर P और Q की वैल्यू सेम है, P और Q की वैल्यू सेम है, तो वेरिएंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? n by 4. मतलब फॉर एग्जाम्पल बच्चों मान लो मेरे पास n दिया हुआ है 12, P दिया हुआ है 0.5 और Q भी दिया हुआ है 0.5. P दिया हुआ है 0.5, Q दिया हुआ है 0.5. अगर आपको कहता है मीन निकालो, कहता है मीन निकालो, मीन कैसा आएगा? n इंटू पी, 12 इंटू 0.5 इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पर? सेट्स. डन बच्चों. यहाँ पर अगर कहता है वेरिएंस निकालो तो आंसर क्या बनेगा? एनपी क्यू. कहता है वेरिएंस निकालो, आंसर क्या बनेगा? एनपी क्यू. यानी 12 इंटू 0.5 इंटू 0.5, कितना आंसर आपके पास आ जाएगा? 3. अगर कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो आपके पास आंसर क्या होगा? अंडर रूट एनपी क्यू. फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट एनपी क्यू. और एनपी क्यू की वैल्यू कितने बच्चों आपके पास है? यहाँ पर 3. आंसर क्या बन जाएगा? अंडर रूट 3. तीसरी बात आ रही है यहाँ पर. अगर बच्चों कहता है मोड निकालो और कहता है मोड निकालो, तो n+1 इंटू पी. कहता है मोड निकालो n+1 इंटू पी. बताओ बच्चों, n+1, n की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5, कितनी वैल्यू आपके पास आ गई? 6.5. डन बच्चे. यहाँ पर अब जो 6.5 है किस में है? फ्रैक्शन में है. तो फ्रैक्शन पार्ट इग्नोर कर दोगे तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? यहाँ पर 6 आ जाएगी. डन बच्चे. यहाँ पर अगर आपको ये कह दे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस कितनी है? तो फिर बच्चों आपके पास तरीका क्या बनेगा? n/4. फिर तरीका क्या बनेगा? n/4. n की वैल्यू क्या है? 12 और 4 इक्वल टू 3. डन बच्चों. यहां पर तो इन दैट केस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस आपके पास आ जाएगा? 3 आ जाएगा. यानी हम ये बोलेंगे जो वेरिएंस है वो 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं. जो वेरिएंस है वो 3 से ज्यादा पॉसिबल यहाँ पर नहीं है. 3 या 3 से कम होगा. डन बच्चों. यहाँ पर हो जाएगा. यहाँ तो कोई डाउट? तो बच्चों फिलहाल आज जो नहीं करेंगे, यहाँ पर हमने आज कोई भी क्वेश्चन नहीं किया है, सिर्फ पॉइंट्स बच्चों किए हमने यहाँ पर थ्योरी के अंदर, और 10 पॉइंट हमने कवर यहाँ पर किए हैं. एक बार फटाफट इन सारे पॉइंट्स को रिकॉल यहाँ पर कर लीजिए. पहला बच्चों पॉइंट आपके पास क्या था? शुरुआत से थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? वो डिस्ट्रीब्यूशन जो सिर्फ थ्योरी में एग्जिस्ट करता है, रियल लाइफ में आपको कहीं भी मिलने वाला यहाँ पर नहीं है. ये दो प्रकार का आपके पास होगा, एक डिस्क्रीट, दूसरा यहाँ पर कंटिन्यूअस. जो डिस्क्रीट है वो काम अप्लाई होगा इन द केस ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल. जो कंटिन्यूअस है वो काम अप्लाई होगा कंटिन्यूअस वेरिएबल में. जो आपका डिस्क्रीट है वो दो प्रकार का है, बाइनोमियल और पॉइजन. जो आपका कंटिन्यूअस है वो कई प्रकार का है, और हमें एक ही पढ़ना है यहाँ पर, कौन सा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. डन बच्चे. यहाँ पर जो डिस्क्रीट वेरिएबल है उसका मतलब क्या होता है? कोई एक सिंगल वैल्यू. और जो कंटिन्यूअस है इट मींस अ रेंज. डन बच्चे. यहाँ पर मास फंक्शन होता है, ऑन द अदर साइड डेंसिटी फंक्शन होके चलता है. ये हमें नहीं मालूम ये मास फंक्शन क्या है, डेंसिटी फंक्शन यहाँ पर क्या है. देन बच्चों आपके पास पॉइंट आया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोवाइड किया था जेम्स बर्नौली ने, और 17th सेंचुरी का बच्चों टॉपिक आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है. 4 हमारे पास कंडीशन होती हैं. पहली कंडीशन, देयर शुड बी ओनली 2 रिजल्ट, सक्सेस एंड फेलियर. दूसरी कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आपके पास क्या होनी चाहिए? सेम.
नंबर ऑफ ट्रायल आपके पास क्या होना चाहिए, फाइनाइट। हर ट्रायल का रिजल्ट अपने आप में क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना यहाँ पर चाहिए। पॉइंट नंबर 3 बच्चों आपके पास क्या था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या होता है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होकर यहाँ पर चलता है। पॉइंट 4 आपके पास क्या था, इट इज अ बाई पैरामीट्रिक। दो पैरामीटर आपके पास होंगे एन और पी। पैरामीटर का मतलब क्या है, जब आपको इन दोनों पैरामीटर की वैल्यू मालूम है तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पर चल सकते हैं। जब बच्चे यहाँ पर तीन वैल्यू आपको निकालना आ सकता है। मीन आपके पास क्या हुआ, एन इंटू पी। वेरियंस क्या होगा, एन पी क्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, अंडर रूट एन पी क्यू। बच्चों इसके अलावा पॉइंट 3 का आपके पास था, मीन इज ऑलवेज मोर देन वेरियंस। और पी क्यू अगर 0.5 है तो आप बाइनोमियल को क्या बोलोगे, सिमेट्रिकल कह के यहाँ पर चलोगे। मोड निकालना आ सकता है। मोड निकालने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, n प्लस 1 इंटू पी की वैल्यू या फ्रैक्शन में होगी या फिर इंटीजर में। अगर इंटीजर में है तो आपके पास दो मोड आ जाएंगे, जो वैल्यू आई और उससे एक कम। और जब फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन पार्ट इग्नोर कर दोगे, चाहे 0.5 से ज्यादा हो चाहे 0.5 से कम हो के यहाँ पर चले। बच्चों मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरियंस क्या होगी यहाँ पर, n/4। डन बच्चों, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरियंस क्या होगी, n/4। और बाइनोमियल को लिखना तरीका आपके पास क्या है, बी। बाइनोमियल का तरीका क्या है, बी एन कॉमा पी। बाइनोमियल का तरीका क्या है, बी एन कॉमा पी। यानी जो वैल्यू गिवन होगी वो आपके पास एन और पी की वैल्यू गिवन होगी। यहीं से मालूम चल रहा है इट इज अ बाई पैरामीट्रिक फंक्शन। दो पैरामीटर आपके कौन से यहाँ पर है, एन और पी। डन बच्चों, यहाँ पर इतना हो जाएगा। चलिए